हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कॉन्फ़िगरेशन इन मोनोसैकेराइड्स पढ़ा था कि कैसे मोनोसैकेराइड को हम डी एल पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। डी और एल का मीनिंग क्या है, डी लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, एल लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो साइन लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। तो हमें एक्चुअल में अब पता है कि अगर मैं क्वेश्चन में आपके साथ लिखूं, आपके सामने लिखूं डी पॉजिटिव ग्लूकोज और तो मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो मैं आसानी से बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डी पॉजिटिव ग्लूकोज जब मैं बनाऊंगा तो CHO OH थर्ड कार्बन हमें OH एंड फोर्थ कार्बन OH। जब हम बात करेंगे इस ग्लूकोज की फिफ्थ कार्बन की तो वो डी दिखा रहा है, तो डी का मतलब है कि राइट हैंड साइड आपका OH ग्रुप होना चाहिए फिफ्थ कार्बन पर, H एंड CH2OH होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज का मीनिंग मैं इजीली आपको बता सकता हूँ कि मुझे आप बता सकते हो कि कौन सी रिएक्शन कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी। तो बेटा क्या है कि आज का जो टॉपिक है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन, जब हम और ये स्ट्रक्चर कैसी है, ओपन चेन है। ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, आज के टॉपिक में हम ये बनते हैं और इनकी क्या नीड है। तो सबसे पहले बात जब मैं करूंगा तो मैं करूंगा लिमिटेशंस की। किसकी बेटा? लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन क्या होंगी? ओके ये बेटा देखो, पहली चीज जब हम बात करते हैं कि इसमें ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप होता है। CHO ग्रुप होता है, दैट मींस जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी सबके सब ये शो करेगा, चाहे वो HCN के साथ हो या फिर आपका CH3COOH के साथ हो। यस, सबके साथ इसे शो करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बेटा ये जो कंपाउंड है आपका ये रिएक्शन नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन देता है आपका एल्डिहाइड्स, जो हमने उसके चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम एल्डिहाइड यानी RCHO की रिएक्शन कराते हैं तो किससे, NaHSO3 से, तो वो हमें एक प्रोडक्ट देता है, एडिशन प्रोडक्ट मिलता है हमें। सॉरी, RCOSO3Na एंड HH, इस तरीके से का एक प्रोडक्ट हमें RCH2OSO3Na इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट है हमें ग्लूकोज के साथ नहीं मिलता। तो हमें ग्लूकोज के साथ ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अगर मैं इस पूरे ग्रुप को R मान लेता हूं तो CHO ग्रुप को ये वाली रिएक्शन देनी चाहिए, एक्चुअल में रिएक्शन नहीं मिलती हमें। यस, चलिए अगर ये वाली रिएक्शन नहीं मिलती, एक तो ये रिएक्शन नहीं मिलती, फर्स्ट लिमिटेशन तो हमारी ये हो गई। सेकंड, इट रिएक्ट विद NH2OH। ये NH2OH के साथ रिएक्ट करता है, क्या करने के लिए, टू फॉर्म ऑक्सिम। ऑक्सिम बनाते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सिम्स का फॉर्मेशन करते हैं। यस, लेकिन एसीटेट के साथ रिएक्शन नहीं करता ये, बट डू नॉट रिएक्ट एसीटेट। एसीटेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। बेटा मैंने यहाँ पे CH3COH के साथ लिखा था, उसे छोड़ दीजिए। एसीटेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। अभी एसीटेट के साथ रिएक्शन नहीं करता
तो गड़बड़ हो गई, पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन नहीं बनाता, जबकि आपका एल्डिहाइड बनाता है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज ना दो आइसोमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। थर्ड मैं कहूं तो ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म, टू आइसोमेरिक फॉर्म्स, ये टू आइसोमेरिक फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सी होती है वो? अल्फा ग्लूकोज होती है एंड बीटा ग्लूकोज होती है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, यानी अगर हमारे पास अगर एक ग्लूकोज कंपाउंड है तो उसे जो हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे के लिए, तो हमारे पास वो एक्चुअल में एक मिक्सचर होता है दो अलग अलग ग्लूकोज कंपाउंड्स का, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज का। इसका हमें पता कैसे चलता है? तो इसका पता बेटा हमें पता चलता है जब आप एक सॉल्यूशन बनाओगे उसका, ग्लूकोज का वाटर में, तो उस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करने पर आपको दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड मिलेंगे। फर्स्ट जो मिलेगा, यानी आप जब, मैं कह देता हूँ कि जब आप ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, ग्लूकोज सॉलिड को ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे और इसे जब क्रिस्टलाइजेशन करोगे, इसे जब आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे बेटा, तो ये दो पॉइंट पर जाकर क्रिस्टलाइज होगा। एक आपका 303 केल्विन पर और दूसरा जो कंपाउंड होगा वो 371 केल्विन पर होगा। यानी ग्लूकोज एक था, जब आप क्रिस्टलाइज कर रहे हो उसके एक्वस सॉल्यूशन को, तो दो पॉइंट पर जाकर, दो टेम्परेचर पर अलग अलग जाकर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर, यानी जब आप टेम्परेचर उससे क्रिस्टलाइजेशन कराओगे तो पहले वो 303 डिग्री केल्विन पर क्रिस्टलाइज हो जाएगा, सॉरी, फिर दूसरा 371 केल्विन पर जाकर वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हो कि ये अलग अलग हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है। तो ये जो है 303 केल्विन पर जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है और 371 पर जो होता है वो बीटा ग्लूकोज क्रिस्टलाइज होता है। एक चीज ये आपको, दूसरा अगर आपको इनका मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो 419 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है अल्फा ग्लूकोज का और 423 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट बीटा ग्लूकोज का। इज दैट क्लियर? तो 3 पॉइंट्स ये हमारे पास है। तीसरा एक और चीज है कि अगर मैं बात करता हूं, मैंने अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में बात की है। ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा बेटा, ये लाइट को दो फॉर्म में रोटेट करता है, कह लीजिए दो फॉर्म में। आपकी जो आपकी जो लाइट होगी कह लीजिए, या फिर कुछ भी कह लीजिए, स्पेसिफिक, इसमें स्पेसिफिक तरह का रोटेशन शो होता है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में अलग अलग तरीके से रोटेशन होता है। एक रोटेशन जो होगा, अगर मैं बात करता हूँ, ग्लूकोज में एक मिक्सचर मिलेगा आपको, कह लीजिए एक्वस सॉल्यूशन में, फोर्थ पॉइंट लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में जो एक्वस सॉल्यूशन होगा आपका ग्लूकोज का, तो वो वहां पर उस एक्वस सॉल्यूशन में वो दो तरह का रोटेशन शो करेगा। एक रोटेशन जो होगा वो +1 डिग्री पर होगा और दूसरा जो होगा वो 19.2 डिग्री पर होगा। समझ में आ रही बात? ये जो है ग्लूकोज, देखो इक्विलिब्रियम पर अगर मैं कहते हैं कि भाई स्पेसिफिक लाइट रोटेशन जो होगा वो ग्लूकोज का स्पेसिफिक लाइट रोटेशन 52.2 डिग्री पर, सॉरी 52.5 डिग्री पर होगा स्पेसिफिक लाइट रोटेशन। अब स्पेसिफिक लाइट रोटेशन जब ये होता है, जो अल्फा ग्लूकोज होगा उसका अलग होता है और बीटा ग्लूकोज का जो होता है वो अलग होता है। ओके, अल्फा ग्लूकोज का 110 डिग्री होता है, 111 डिग्री होता है, और इसका जो होता है 19.2 डिग्री होता है।
क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये जो चीज है, इन इन चार एविडेंस से हम कह सकते हैं कि दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है आपका, रोटेशन जो हो रहा है ऑप्टिकली, ये स्पेसिफिक लाइट स्पेसिफिक रोटेशन हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो कर रहा है हमारा। तो एक्चुअल में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन जो लाइट को रोटेट करता है वो इतने एंगल से करता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसे अलग अलग एंगल बनाओगे, क्योंकि मैंने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें दोनों फॉर्म होंगी, अल्फा बी और बीटा बी। अल्फा फॉर्म होगी तो वो 111 डिग्री से मैक्सिमम और 52.5 डिग्री तक करेगा, और बीटा ग्लूकोज जो करता है वो 19.2 से 55.2 तक, 52.5 तक कर सकता है रोटेशन। तो एक्चुअल में अगर मैं इस चीज को कहता हूँ, इस चीज को कि भाई किसी भी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लाइट रोटेशन इस तरीके से हो रहा है कि 111 से डिग्री से मैक्सिमम और 52.5 तक या फिर 90.2 डिग्री तक हो रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन यहाँ पर एक नई टर्म आती है जिसे आपको रोटेशन आपको क्या करना है, मुझे डिफाइन करना है। तो क्या है ये म्यूटा रोटेशन? इट इज द spontaneous change in specific rotation in optical active compound to an equilibrium value। इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो स्पेसिफिक रोटेशन का जो स्पॉन्टेनियस चेंज होगा लगातार, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इस चीज को हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ग्लूकोज एक्वस जो है, एक्वस ग्लूकोज इक्विलिब्रियम कंडीशन में 52.5 डिग्री का एंगल से रोटेट करता है लाइट को, लेकिन अल्फा ग्लूकोज 111 का करता है और बीटा ग्लूकोज 19.2 का, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं लगातार। इसी इंटर कन्वर्जन को हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आपका वो है कि टाइप्स। क्या है? टाइप्स ऑफ साइक्लिंग स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर इन मोनोसेक्राइड्स। तो बेटा ये जो टाइप है, मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि जनरली जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो दो तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यस, एक तो 5 मेंबर और दूसरी 6 मेंबर। यहां पर सिर्फ हेक्सोज की बात हो रही है बेटा। 6 मेंबर, 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग की बात ये कर सकते हैं। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के बेस पर जो हम बात करते हैं, तो जो 5 मेंबर्ड रिंग होगी इसे हम बोलते हैं फ्यूरेनोज। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूरेनोज। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड होता है ऑक्सीजन का, फ्यूरोन उसके जैसी होती है। ओके, तो 6 मेंबर्ड होती है उसे हम बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोलते हैं? पायरेनोज। 6 मेंबर्ड रिंग जो हेक्सोज की होगी, मोनोसेक्राइड्स की होगी, उसे हम बोलते हैं पायरेनोज। और पायरेनोज जो होगी उसकी जो स्ट्रक्चर होगी बेटा वो होती है इस तरह की, यानी आपका जो कंपाउंड होगा उसमें एक ऑक्सीजन होगा और 6 जो है 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। ऐसे फ्यूरोन में 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ऐसे ही पायरेनोज में
एक 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा। ओके, पायरेन। इज इट क्लियर? राइज होता है कि फ्यूरेन और पायरेन जो यानी पायरेनोज और फ्यूरेनोज जो स्ट्रक्चर बनती है वो किस तरीके से बनती है? हेक्सोस में। किसकी बात हो रही है बेटा? हेक्सोस में। हेक्सोस मीन्स जो हम बात कर रहे हैं हेक्सोस की, तो हेक्सोस मीन का मोनोसेक्राइड कंटेनिंग 6 कार्बन, मोनोसेक्राइड कंटेनिंग 6 कार्बन। ओके, अब क्या होता है बेटा इसमें, जो आपका कीटो या एल्डोज ग्रुप होता है, या तो कीटो ग्रुप होगा या फिर उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, आप एल्डोज ग्रुप ले लेते हैं। ये दोनों ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ते हैं? या तो ये 5th कार्बन से जुड़ते हैं या फिर 6th कार्बन से जुड़ता है। लिंक विद 5th और 6th कार्बन एटम। ओके, एक चीज तो ये आ गई हमारी समझ में कि जो आपका एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा या तो 5वें कार्बन से जुड़ेगा या फिर वो 6ठे कार्बन से जुड़ेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम ग्लूकोज स्ट्रक्चर की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमें पता है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो ये जो ग्रुप है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड OH, CH2OH। ओके, तो ये हमारा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो मैंने कहा कि जब लिंक होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर कीटो और एल्डोज ग्रुप लिंक विद 5th और 6th कार्बन एटम, या तो 5वें कार्बन से जुड़ेगा या फिर वो 6ठे कार्बन से जुड़ेगा। इन केस ऑफ ग्लूकोज द एल्डोज ग्रुप, द एल्डिहाइड ग्रुप लिंक विद 5th कार्बन, यानी अगर हम ग्लूकोज का केस लेते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप लिंक विद 5th कार्बन। ओके, कौन से कार्बन से जुड़ता है? 5th कार्बन से। अब कैसे जुड़ता है भाई? हमें ये देखना है कि ये 5th कार्बन से कैसे जुड़ता है। ओके ओके, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। OH, H, H, OH, OH, H, OH, H एंड CH2OH। ओके, अब क्या होता है बेटा, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप पे प्रेजेंट, यानी कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्यों है? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन होता है उसके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो ग्रुप है बेटा, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है। जब वो अपनी तरफ पुल कर लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब ये 5th कार्बन जो है, इसके पास जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट कर देता है। इज दैट क्लियर? अब जब ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। इसके 5 वैलेंसी हो जाती है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ देता है। क्लियर? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से लिंक हो जाता है। तो जब ये स्ट्रक्चर बनेगी, जब आपकी ये स्ट्रक्चर बनेगी OH, OH, H, H, OH, OH, H,
1 2 3 4 O H एंड CH2OH, ये ग्रुप बनेगा बेटा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये जो ग्रुप है, पांचवा कार्बन फर्स्ट कार्बन से लिंक हो रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने पर। जब स्ट्रक्चर बनती है तो फ्यूरॉन की या फिर आपकी सॉरी पायरन की स्ट्रक्चर बनती है, पायरेनोज के स्ट्रक्चर कहते हैं इसे हम। किस कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं? पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर है? अब पायरेनोज स्ट्रक्चर बनने के बाद आपको एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये OH ग्रुप किस साइड आप लिख रहे हो। यानी यहाँ पर इस OH ग्रुप की पॉसिबिलिटी दो है, या तो स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी या फिर स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली, COH H OH H H OH OH H ऑक्सीजन H एंड CH2OH। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऑक्सीजन यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, बाद में उसमें यहाँ पे लिखा है, दोनों सेम है, आप कहीं भी लिख सकते हो ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है। अब दो कंडीशन हो गए हमारे पास, एक स्ट्रक्चर में OH राइट साइड है, एक स्ट्रक्चर में OH जो है लेफ्ट साइड है। आपको याद रखना है, अगर राइट साइड होगा तो अल्फा होगा और लेफ्ट साइड होगा तो वो बीटा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे अल्फा, डी पॉजिटिव था ऑलरेडी, तो क्योंकि फिफ्थ कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड है, तो इसे बोलेंगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ओके, और ये क्या होगा? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो आप जो पूरा नाम आपका लिखा जाता है वो है अल्फा, अल्फा बीटा डी पॉजिटिव एंड ग्लूकोज के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा ध्यान रखना, अल्फा और बीटा कहाँ से आया है? अल्फा और बीटा जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को शो करता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। राइट साइड होगा तो अल्फा ग्लूकोज होगा और लेफ्ट साइड होगा तो बीटा ग्लूकोज होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अल्फा और बीटा ग्लूकोज हमें समझ में आता है। तो एक यहाँ पर एक नई टर्म लेके आते हैं, एक नई टर्म आती है क्योंकि जो ग्लूकोज में C1 कार्बन जो है उसकी केवल उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट, अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर केवल C1 कार्बन से ही एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या हो रहे हैं? C1 पहले कार्बन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज जो है पहले कार्बन और दूसरे पहले कार्बन की स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट हो रहे हैं। तो C1 कार्बन की वजह से जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम एनोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनोमेरिज्म, या फिर कह लीजिए एनोमेरिक कार्बन। तो दीज आर एनोमर्स। इन कह लीजिए in any structure of stereoisomeric in stereoisomeric structure where the compounds only differentiate on C1 carbon, only differentiate on, या only differentiate by कर लेते हैं, only differentiate by C1 carbon. The phenomena is known as एनोमेरिज्म। क्या कहते हैं? एनोमेरिज्म कहते हैं उसे। अब ये एनोमेरिज्म एंड कंपाउंड्स नेम्ड एज एनोमर्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? एनोमर्स। एंड कार्बन, अगर हम कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। ओके,
तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए बेटा, ये चीज हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि किसी स्टीरियोमेरिक, जब आपके स्टीरियोआइसोमेरिक स्ट्रक्चर होगी, स्टीरियोआइसोमेरिक जो होती है, हम ऑप्टिकली एक्टिविटी कंपाउंड की बात करते हैं, जहां पर वो केवल फर्स्ट कार्बन से डिफरेंशिएट होता है, तो उस फिनोमिना को हम एनोमेरिज्म बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे से केवल पहले कार्बन के से डिफरेंशिएट किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनोमर्स। यानी पहला कार्बन की वजह से केवल वो एनोमर्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, बाकी सब सेम है उनका। ओके, और उस कार्बन को यानी पहले कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये क्लियर। अब जैसे उनकी एग्जांपल हमने लिखा है एनोमेरिक ग्लूकोज, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज जो है आपके, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज केवल फर्स्ट कार्बन से ही एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। वो भी कहाँ पर, उसमें अल्फा ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट साइड है, और बीटा कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड है। इज दैट क्लियर? अब बेटा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है एक्चुअल में आपकी दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक तरीका ये है, मैं अल्फा ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, मैं अल्फा ग्लूकोज के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अल्फा ग्लूकोज यानी COH H COH H CHOH COH H COH एंड CH2OH। एक तरीका तो ये है हमारा, एक तरीका तो हमारा ये है कि हम इस तरीके से अल्फा कार्बन को या कह लीजिए ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका और है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने पायरेनोज की स्ट्रक्चर बनाई थी, पायरोन स्ट्रक्चर बनाई थी, वो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको याद रखना है कुछ चीजें, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका हमेशा इस साइड आएगा, और ऑक्सीजन से जो पहला कार्बन होगा आपका, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा। पहला कार्बन हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होगा। और जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 कार्बन और छठा मेंबर जो होगा वो आपका ऑक्सीजन होगा। दिस इज वन। पायरन में यही होता था कि एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन की स्ट्रक्चर थी। अब यहाँ पर बात आती है कि अल्फा बीटा डी ग्लूकोज कैसे हम बताएंगे कि भी अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है कि डी ग्लूकोज है। यस, तो बेटा जब अल्फा ग्लूकोज जो होगा उसमें जो आपको पता है फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप राइट साइड है ये नीचे की तरफ आएगा, HOH OH H HOH and this one H and CH2। यस, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। अब ये दो प्रोजेक्शन आपके, दो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही हैं, दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही हैं। ये स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन था। तो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे, ये फिशर प्रोजेक्शन और ये आपका हावर्थ प्रोजेक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई आप हॉवर्थ प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन को कैसा फॉर्मेशन करेंगे। अगर मैं बीटा, ये तो दिस इज द अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। देखो बेटा, तो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, देखो यहाँ पर याद रखना है आपको। अगर मैं प्रोजेक्शन में, एक सिंपल सी बात है, प्रोजेक्शन में आपको याद रखना है कि जो राइट साइड है वो नीचे की तरफ जाएंगे, जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। सीधा सीधा सा हिसाब है। अगर आप यहाँ पर एक और चीज देखोगे, अगर मैं बीटा ग्लूकोज की प्रोजेक्शन बनाऊं, किसकी, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, अगर मैं इसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाऊं तो वही सिंपल, मुझे 6 मेंबर रिंग बनानी है जिसमें एक जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, और बीटा है तो OH ऊपर आएगा, लेफ्ट साइड होना था, बाकी सब सेम। ओके, दिस दिस इज द हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ बीटा ग्लूकोज।
तो आपको याद रखना है, जब आप फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे तो राइट साइड होंगे वो नीचे की तरफ रखोगे हावर्थ प्रोजेक्शन में, और जो लेफ्ट साइड होंगे वो ऊपर की तरफ रखे जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये चीजें आपकी क्लियर होती हैं। अब जो टॉपिक बचता है वो आपका फ्रक्टोज बचता है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।